हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 9 फरवरी 2023 और 9 फरवरी 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने नए जजों की नियुक्ति को केंद्र सरकार ने मंजूरी वो प्रदान की है। तो आंसर दोस्तों 5 जजों की। जो केंद्र सरकार है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की जो पदोन्नति या मंजूरी है वो प्रदान की है। और केंद्रीय कानून मंत्री हैं किरेन रिजिजू, इन्होंने इसकी जानकारी या स्टेटमेंट वो दिया है। और केंद्र ने जो सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की जो पदोन्नति को मंजूरी दी है और कॉलेजियम ने जो पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट में जो पदोन्नति के लिए उच्च न्यायालय के 3 मुख्य न्यायाधीश और 2 न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश है वो भी की गई थी। अब ये 5 नए जो जज हैं वो कौन है। तो फर्स्ट नंबर पे है न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, और इन्होंने वर्ष 1982 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और मेरठ कॉलेज से एलएलबी किया था। और 1985 में इन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अभ्यास किया है। सेकंड है न्यायमूर्ति संजय करोल, इनको 11 नवंबर 2019 को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। और थर्ड नंबर पे है न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार, इन्होंने 2021 में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी और इससे पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। फोर्थ नंबर पे है न्यायमूर्ति अनुद्दीन अमानुल्लाह, इनको 20 जून 2011 को पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। और फिर 10 अक्टूबर 2021 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया था। और 5 नंबर पे है न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, और ये हैं जो 1988 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून में जो स्नातक वो किया था और 12 दिसंबर 1988 को एक वकील के रूप में नामांकित वो हुए थे। इन्हीं 5 जजों को मंजूरी वो केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान वो की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि नई दिल्ली में बीकानेर हाउस में किस पार्क का उद्घाटन वो किया गया है। तो आंसर दोस्तों मूर्ति कला पार्क का उद्घाटन किया गया है। जो राजस्थान की मुख्य सचिव है उषा शर्मा, इन्होंने जो न्यू दिल्ली में बीकानेर हाउस में आधुनिक और समकालीन कला और संस्कृति की एक झलक के लिए जो स्कल्पचर पार्क है इसका उद्घाटन वो किया है। अब इस जो पार्क से संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं इन पर नजर डाल लेते हैं। ये परंपरागत कला संस्कृति से सराबोर बीकानेर हाउस को राजधानी में कल्चरल हब के रूप में विकसित करने की दिशा में जो कदम उठाते हुए इसके परिसर में जो स्कल्पचर पार्क है वो स्थापित किया गया। और बीकानेर हाउस में स्कल्पचर पार्क की शुरुआत के साथ ही कला साहित्य संस्कृति और विरासत से जुड़े जो मुद्दों पर प्रतिष्ठित हस्तियों के जो सानिध्य में बीकानेर हाउस जो डायलॉग से इसका आरंभ होना भी एक इसमें अनूठी पहल है। और थर्ड नंबर पे है इंडिया आर्ट फेयर, और बीकानेर हाउस के जो तत्वाधान में युवा पीढ़ी के बड़े पैमाने पर भागीदारी सुनिश्चित हो रही है और इसे कला साहित्य के भविष्य की दिशा का निर्धारण भी हो रहा है। और नेक्स्ट इसमें कि पार्क के पहले एडमिशन में देश और दुनिया के विख्यात और उभरते जो कलाकार हैं उनकी कलाकृति और मूर्तियों को प्रदर्शित है वो किया गया है। और बीकानेर हाउस का जो स्कल्पचर पार्क है वो राजधानी में अपनी तरह का एक पहला स्कल्पचर पार्क है जो आधुनिक और समकालीन आर्ट वर्क को प्लेटफॉर्म देने के लिए मील का पत्थर वो साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि जनवरी में लापता हुए रेडियो एक्टिव कैप्सूल को किस देश ने खोज के निकाला है। तो आंसर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश को खोज कर निकाला है। जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अधिकारी हैं इन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि उन्हें एक छोटा रेडियो धर्मी कैप्सूल मिला है जो पिछले महीने गायब हुआ था। और ये कैप्सूल है वो तब मिला जब विशेषज्ञ उपकरणों से लैस एक वाहन ने विकिरण का पता वो लगाया था। और इसमें थोड़ी मात्रा में जो सीजियम 137 वो होता है जो त्वचा को नुकसान जलन या विकिरण बीमारी का कारण वो बना सकता है। अब ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप के अंतर्गत एक देश आता है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके जो पड़ोसी देश हैं जैसे इंडोनेशिया, पूर्वी तिमोर, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप, वानुअतु और न्यू कैलोडोनिया, और दक्षिण में है इसके न्यूजीलैंड। और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। और यहाँ की जो राजधानी है वो है दोस्तों कैनबरा। और यहाँ की मुद्रा है वो है डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह है ये किस महीने में मनाया जा रहा है। तो आंसर दोस्तों फरवरी मंथ में मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा है यूएन जीए,
इन्होंने फरवरी के जो 7 दिनों को 2010 में विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह के रूप में नामित किया था। और विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह का विचार वो पहली बार 2010 के अंतर्गत जो जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय के द्वारा संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तावित वो किया गया था। और यूएनजीए है संयुक्त राष्ट्र महासभा, इनमें सभी देशों को उनकी धार्मिक परंपराओं के अनुसार स्वेच्छा से अपनी जो सहिष्णुता सद्भावना के संदेश का प्रसार करने के लिए प्रोत्साहित है वो करता है। अब फरवरी मंथ है तो फरवरी मंथ में निम्न इम्पोर्टेंट जो दिवस मनाए जाते हैं जिन पर नजर डाल लेते हैं। जैसे 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी को श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस। और 6 फरवरी को महिला जनांग की विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि एनएफएसयू है इन्होंने किसके साथ डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर वो किए हैं। तो आंसर दोस्तों डीजीसीआई के द्वारा ये हस्ताक्षर वो किए गए हैं। जो एनएफएसयू और जो डीजीसी है इन्होंने इसके साथ समझौता है कि वो जिसमें जो जीएसटी खुफिया महानिदेशालय है डीजीसीआई और जो राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय है एनएफएसयूआई, इन्होंने जो डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशाला की स्थापना करने के साथ साथ डिजिटल जो फोरेंसिक के क्षेत्र में सूचना एवं ज्ञान या जानकारियों के आदान प्रदान, तकनीकी प्रगति और कौशल विकास के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये सहमति पत्र इस पर सुरजीत भुजबल प्रधान महानिदेशक और डीजीजीआई के जो और डॉक्टर जेएम व्यास और इन्होंने जो हस्ताक्षर वो इस पे किए। अब इससे जो समझौते से संबंधित तो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं, इन पर एक नजर डाल लेते हैं कि डीजीसीआई संबंधित सूचनाओं के संग्रह और प्रसार के लिए जीएसटी की चोरी रोकने हेतु आवश्यक उपचार उपाय करने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड के अधीनस्थ एक सिर्फ खुफिया संगठन है। और एनएफएसयू है वो फोरेंसिक विज्ञान और संबंधित क्षेत्रों में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जो भारत की संसद की स्वीकृति से स्थापित हो किया गया और राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है। और एनएफएसयू है वो फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में पहला और एकमात्र संस्थान है। और इसके पास तो डिजिटल फोरेंसिक के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है और इसके साथ ही डिजिटल साक्ष्य का अध्ययन एवं विश्लेषण करने की विशिष्ट जो क्षमता है वो भी है। और इसने जो विभिन्न राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे प्रवर्तन निर्देशालय, डीआरडीओ, केंद्रीय जांच ब्यूरो और इत्यादि के साथ साथ कई देश और उनके संस्थानों के साथ डिजिटल जो फोरेंसिक के क्षेत्र में सहयोग सुनिश्चित किया है। और सीबीआईसी है उसकी प्रमुख जांच शाखा होने के नाते डीजीजीआई है वो बड़े पैमाने पर होने वाली कर चोरी का पता लगाने और फर्जी इनवॉइस या चालान वाले रैकेट का भंडाफोड़ करने और इन मामलों में कई मास्टर माइंड है का सरगना को गिरफ्तार करने के लिए डेटा विश्लेषणात्मक उपकरणों और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का व्यापक रूप से उपयोग वो करता है। और ये एमओयू जांच और डिजिटल जो फोरेंसिक के क्षेत्र में डीजीजीआई है उसके के लिए काफी मददगार भी साबित होगा और प्रभावकारी अभियोग है ये शुरू करने और दोषियों को सजा दिलाने में इस एजेंसी की सहायता है वो भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ कौन सा केंद्रीय मंत्रालय वो नमस्ते योजना और लागू करता है। तो आंसर दोस्तों ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाता है। जो नमस्ते है ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक संयुक्त रूप से पहल है। और इस जो नमस्ते का अर्थ है कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनिज्म जो सैनिटाइजेशन इन इकोसिस्टम है। और इस साल के लिए जो केंद्रीय बजट है इसमें इस योजना के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और प्रेजेंट टाइम में जो वित्त मंत्री हैं भारत की निर्मला सीतारमण, इन्होंने जो सरकार से सभी शहरों और कस्बों में सेप्टिक टैंक और शिविरों की जो 100% यांत्रिकी डिश जो स्लिजिंग है उसको सक्षम करने पर भी विचार वो कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि किसकी तस्वीर वाले नए ब्रिटिश डाक टिकट है इसका अनावरण वो किया गया है। तो आंसर दोस्तों किंग चार्ल्स का, जो ब्रिटेन के रॉयल मेज ने किंग चार्ल्स थर्ड है, इन किंग चार्ल्स थर्ड की जो छवि को प्रदर्शित करने वाले जो डाक टिकट है उनका अनावरण किया है जिसमें केवल सम्राट का सिर और स्टाम्प का मूल्य और एक बारकोड नजर आ रहा है जो सामान्य बिक्री के लिए उपलब्ध हो वो भी होंगे। और 8 सितंबर को ही ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का निधन हुआ था और महारानी के बाद अब उनके जो बेटे चार्ल्स हैं इनको ब्रिटेन का राजा वो बनाया गया है।
तो इनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं इन पर नजर डाल लेते हैं कि खुदरा विक्रेता दिवंगत रानी की विशेषता वाले अपने मौजूदा टिकटों की बिक्री जारी रखेंगे और मौजूदा जो रॉयल मेल स्टॉक है उसको समाप्त होने पर नए टिकटों की आपूर्ति है वो की जाएगी। और ब्रिटिश सरकार व अर्नोल्ड मांची ने 1960 के दशक में दशमलव के सिक्के के लिए रानी का एक और पुतला बनाया है। फिर उनकी छवि वाले डाक टिकटों को डिजाइन किया जो दुनिया भर में यूके का एक प्रतिष्ठित प्रतीक है वो बन चुका है। और ब्रिटेन की जो राजधानी है वो है लंदन। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक। और ब्रिटेन के सम्राट हैं चार्ल्स तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी कि ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा वो की है। तो आंसर हो दोस्तों एरन फिंच ने। तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर एरन फिंच इन्होंने जो 36 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया और वह ऑस्ट्रेलिया के सबसे लंबे समय तक जो T20 के कप्तान भी रह चुके हैं। और फिंच ने जो 5 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और 146 वनडे और 103 है वो T20 मैच वो खेल चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इन्होंने कुल मिला के 8,804 रन बनाए हैं। और इन्होंने अपना जो डेब्यू है वो ओडीआई में श्रीलंका के खिलाफ 11 जनवरी 2013 को मेलबर्न जो क्रिकेट ग्राउंड है वहां पे किया था। और इन्होंने अपना जो आखिरी T20 है जो अपना आखिरी T20 है वो आयरलैंड के खिलाफ 31 अक्टूबर 2022 को खेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दूसरे SCO यंग जो साइंटिस्ट कॉन्क्लेव है इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। तो आंसर दोस्तों बेंगलुरु में किया जा रहा है। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यहाँ पर जनटाइम डॉक्टर जितेंद्र सिंह उन्होंने जो बेंगलुरु में दूसरे जो SCO युवा वैज्ञानिक सम्मेलन है इसका उद्घाटन किया है। और भारत है वो SCO राष्ट्रों के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध साझा करता है और विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में SCO है वो सहयोग को और बढ़ाना चाहता है। जो SCO संघाई सहयोग संगठन ये एक स्थायी अंतरराष्ट्रीय जो अंतर सरकारी संगठन है और इसकी स्थापना है ये वर्ष 2001 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर वो बीजिंग में है। बीजिंग जो चीन में है इस तरह यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय वो कौन बना है। तो आंसर है इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना है। तो इंदौर नगर निगम है वो लगातार 6 वर्षों से स्वच्छता सर्वेक्षण पर शीर्ष स्थान पर है। और निगम के द्वारा संचालित जो जल है वो पंपिंग स्टेशन पर 60 मेगावाट के सौर संयंत्र के लिए लगभग 244 करोड़ रुपए जुटाने की मांग वो की है। और ग्रीन बॉन्ड है वो लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बन चुका है। और इंदौर स्मार्ट सिटी है ये डेवलपमेंट कमीशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इनके जो दिव्यांग सिंह उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया था कि जो ग्रीन बॉन्ड के जो सार्वजनिक निगम है ये 10 से लेकर 14 फरवरी तक जो सदस्यता के लिए खुले रहेंगे। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस केंद्रीय मंत्री ने युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल है को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे की वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि महिला सम्मान बचत पत्र है इसकी निर्धारित ब्याज दर वो कितनी है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी 7.5%। जो केंद्रीय बजट 2023 है इसमें जो निर्मला सीतारमण है प्रेजेंट टाइम में वित्त मंत्री है उन्होंने जो मार्च 2025 है इस तक 2 साल की अवधि के लिए महिला सम्मान बचत पत्र इस पर एक बार नई छोटी बचत की योजना की घोषणा की है। और इस पहल के तहत जो आंशिक निकासी विकल्प के साथ जो 7.5% की जो निश्चित ब्याज दर पर 2 साल की अवधि के लिए ये राशि है वो जमा की जा सकती है। और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की अधिकतम जमा राशि है वो कितनी बढ़ाकर तो ये 15 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दिया है तो ये 30 लाख कर दी है। चलो दोस्तों आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।